हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे परमाणु संरचना चैप्टर से महत्वपूर्ण नियमों की। तो उसमें सबसे पहला नियम आता है आपका सोमरफील्ड का नियम। सोमरफील्ड का नियम सोमरफील्ड ने सन 1919 ईस्वी में ये स्पष्ट किया कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन सदैव वृत्तीय कक्षाओं से दीर्घवृत्तीय कक्षाओं की ओर चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है। यानी कि आप जो इस संरचना देख रहे हो इसमें मध्य में आप देख रहे हो कि पॉजिटिव पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ब्लू कलर से। उसके बगल में आपको रेड पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, न्यूट्रॉन। पॉजिटिव क्या है, प्रोटॉन। और चारों ओर जो एक ग्रीन कलर दिखाई दे रहे हैं, माइनस चार्ज लगा हुआ है, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब आप इसमें एक खास चीज़ देखिए फिगर में कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले ऑर्बिटल में यानी कि के कक्षक में कितने हैं, केवल 2 हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो नाभिक के पास चक्कर लगा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं यानी कि देखिए अगली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो नाभिक से दूरी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कि पहले पास में चक्कर लगा रहे थे, अब कहाँ हैं, दूर चक्कर लगा रहे हैं। तो वृत्तीय कक्षाओं से कहाँ पहुँच गए, दीर्घवृत्तीय कक्षाओं की ओर। क्लियर हो गया। इसीलिए कहा गया है सोमरफील्ड के नियमानुसार कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं से दीर्घवृत्तीय कक्षाओं की ओर चक्कर लगाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अगला नियम है हाइजेन वर्ग का नियम। हाइजेन वर्ग के नियमानुसार किसी भी गतिशील कण की स्थिति तथा वेग दोनों का एक साथ निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। अर्थात किसी कण की अगर स्थिति ज्ञात हो रही है तो उसका वेग ज्ञात उस समय नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप इस समय स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये मैंने एक फ़ैन बना के दिखाया है। इसमें 4 पंखुड़ियाँ दिख रही हैं आपको, जिसमें दिशा लिखी हुई है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा। तो ये हमको दिशाएं कब दिखाई देंगी, जब पंखा रुका हुआ होगा। तब हम देख सकते हैं कि ये पंखुड़ी जो है ये पूर्व दिशा की ओर है, ये पश्चिम दिशा की ओर है, ये उत्तर दिशा की ओर है, या दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। लेकिन जिस समय हम दिशा देख रहे होंगे उस समय हम इसका वेग नहीं बता सकते, क्योंकि वह स्टॉप हो चुका है, ठीक। और अगर हम बात करते हैं इसका वेग कितना है, तो वेग का मतलब हो गया जब चल रहा होगा। और जब चल रहा होगा तो हम इसमें पंखुड़ी की दिशा नहीं बता पाएंगे कि यह पूर्व में है कि पश्चिम में है, ये किस दिशा में है। यानी कि दिशा हम लोग अगर बताते हैं तो वेग नहीं बता पाते हैं। इसीलिए बोला गया है कि किसी भी गतिशील कण की स्थिति तथा वेग दोनों का एक साथ निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। ओके। अब हम लोग बात करेंगे अगले नियम की, नाम है इसका पाउली का नियम। पाउली के नियमानुसार किसी एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। इसको बहुत ध्यान समझिएगा कि परमाणु तो एक ही है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉनों की बात की जा रही है। जैसे एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, इसमें आप ऑक्सीजन परमाणु देख रहे हो। ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो है 8। तो बोला गया था कि एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि इसमें 2 भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉनों की अगर बात कर लें तो एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 और एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8। यानी कि 6वें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और 8वें इलेक्ट्रॉन की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 8 से ऊपर तो ले नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। तो अब जब 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए ऊपर दिखाया है मैंने 1s2 2s2 2p2, और नीचे 8 का दिखाया है तो 1s2 2s2 2p4। तो ऊपर 2p2 के लिए आप चारों क्वांटम संख्याओं के मान देख रहे हो, nlms के मान देखिए क्या निकाले हैं, और नीचे 2p4 के लिए देखिए nlms के मान क्या निकाले हैं। तो क्या दोनों समान हैं, नहीं। यानी कि दोनों मान कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। और भिन्न भिन्न इसलिए भी हैं क्योंकि एक तरह से अगर बात करें, 6वें इलेक्ट्रॉन की मैंने क्वांटम संख्या निकाली है, तो 6वां इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का होता है ना, ठीक है। तो वैसे भी भिन्न भिन्न ही आएगी। इस नियम को पाउली ने यही स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते।
अब हम लोग बात करेंगे अगली हेडिंग की। नाम है नोड एवं नोडल तल। नोड किसे कहते हैं? तो डिफिनेशन होती है इसकी कि किसी परमाणु में उपस्थित वह बिंदु अथवा क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता सदैव शून्य होती है, नोड कहलाता है। अर्थात यहाँ पे जो प्रायिकता शब्द है इसका मतलब संभावना से है। किसी परमाणु में उपस्थित वह बिंदु अथवा क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, उसे नोड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे के में और 2 ही इलेक्ट्रॉन एल में जाएंगे। यहाँ पर एम में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए के में और 2 चले गए एल में। तो जब आगे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एम में कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं जाना है। तो जब एम में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? नोड कह देंगे। क्लियर? अब बात आती है नोडल तल की। तो वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता शून्य होती है, उसे नोडल तल कहते हैं। तो यानी कि है तो ये नोड ही, तो जिस तल पे ये प्रक्रिया हो रही होती है, जैसे एम के लिए हमने बात की, तो एम का जो ये भाग है, एम का ये जो तल है, स्थान है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? नोडल तल कह